नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। कोरोना काल में हो रहे सबसे बड़े चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। बुधवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए 16 जिलों की 71 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक मतदान हुआ। इस चुनाव में भाग्य आजमा रहे कुल 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। कोरोना के कारण इस चुनाव में काफी एहतियात बरती गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराया गया। बिना मास्क के मतदान करने आए वोटर्स को वोट देने की इजाजत नहीं दी गई। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दें तो कुल मिलाकर पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं में उत्साह देखते ही बन रहा था। मतदान केंद्रों पर हुए उम्र के मतदाताओं की लंबी लाइनें दिखी। सबसे ज्यादा उत्साह पहली बार मतदान कर रहे वोटर्स में था। उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उम्मीद से अधिक मतदाता घरों से बाहर निकले और अगले 5 साल उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसका फैसला ईवीएम पर बटन दबाकर कर दिया गया है। तो पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ। हालांकि कोरोना का कोई खास खौफ नजर नहीं आया। आज के चुनावी दौर में हमने जिस तरह से तस्वीरें भी देखी हैं, लेकिन चुनाव में काफी एहतियात बरती गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन कराया गया। बिना मास्क के मतदान करने आए वोटर्स को वोट देने की इजाजत नहीं दी गई। शांतिप्रिय तरीके से ये मतदान संपन्न हुआ। बुधवार की सुबह जब मतदान शुरू हुआ तो कुछ केंद्रों पर ईवीएम में खराबी की शिकायतें भी आई। हालांकि चुनाव आयोग के कर्मियों ने इसे जल्द ही ठीक कर लिया। वहीं कुछ इलाकों में लोगों ने नेताओं पर मांगे पूरी नहीं करने का आरोप लगाकर मतदान का बहिष्कार भी किया। कुल मिलाकर 71 सीटों पर शांतिप्रिय तरीके से मतदान संपन्न हुआ। कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव में निर्वाचन आयोग की व्यवस्थाओं से लोग संतुष्ट दिखे और मतदाताओं ने भी कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने में सहयोग दिया। तो 71 में से 26 सीटें ऐसी थी जिन पर 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई थी और दूसरी तरफ दूसरे और तीसरे चरण के लिए रैलियों का दौर भी आज जारी रहा। एक तरफ 16 जिलों के मतदाता 71 सीटों पर 1066 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे तमाम बड़े नेताओं ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कई जनसभाओं को आज संबोधित किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। वहीं 10 नवंबर को जो है मतदान के नतीजे आ जाएंगे, यानी कि रिजल्ट आ जाएगा। और इस मसले पर चर्चा के लिए बीजेपी से संगीता सिंह जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। संगीता जी, पहले चरण के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। सबसे पहले तो इसी पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। 16 जिलों की 76 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव किया गया। एक दो घटनाएं अगर हम छोड़ दें तो कुल मिलाकर शांतिपूर्ण तरीके से आज मतदान हुआ है। जी बिल्कुल, आज जितने जगह भी मतदान है बिल्कुल शांतिपूर्वक हुए हैं जी, और बहुत अच्छे ढंग से हुए हैं। सारे जनता ने बहुत ढंग से मतदान किए हैं और शांतिपूर्ण वातावरण रहा। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ रैलियों की बात कर लेते हैं। आज जिस तरह से राहुल गांधी खुद जनसभा करने उतरे, वो बिहार की धरती पर हैं। उन्होंने तमाम इस दौरान जो आरोप हैं वो सत्ता पक्ष पर लगाए। उन्होंने यहाँ तक कि पकौड़े तलने तक का आज जिक्र कर दिया है। उनकी एक जनसभा का वीडियो इस समय काफी वायरल हो रहा है, जहां जनसभा में मौजूद एक शख्स ने पकौड़े तलने की बात उन्हें याद दिलाई। तो उन्होंने कहा कि अगली बार जब सीएम और पीएम आएंगे तो उन्हें पकौड़े तलकर जरूर खिलाइएगा। देखिए, उनके बारे में क्या बोला जाए। राहुल गांधी इतने बड़े हो चुके हैं, उनको ये भी नहीं पता कि प्रधानमंत्री एक काफी देश के प्रधानमंत्री है, उनके साथ आदरणीय पूर्वक बात करना चाहिए। पहले तो उनको सीखना चाहिए कि कैसे बात करना है। पिछली बार बोले थे चौकीदार चोर है, तो बुरी तरह से हारे थे और इस बार भी हारेंगे। पहले से रिजल्ट डिसाइड हो गया संगीता जी? जी बिल्कुल, जीत हमारी ही होगी। एनडीए पूर्ण बहुमत से क्योंकि जीतेगी। देश की जनता विकास की तरफ जाएगी, विनाश की तरफ नहीं जाएगी। विकास देश का या फिर बिहार का? बिहार का विकास काफी तेजी से हो रहा है।
मैं आपसे कुछ चीजें इसमें जानना भी चाहूंगी कि अगर हम नीतीश कुमार के कार्यकाल की बात करें तो ऐसी कौन सी बड़ी चीजें हैं जो आप गिना रही हैं कि इनकी वजह से इस बार की जनता हमें वोट देगी। और ये भी ध्यान रखिएगा कोरोना काल में किस तरह का हश्र जनता का हुआ, रोजगार का हुआ, या गरीबी और भुखमरी, तमाम जो एंगल हैं वो सामने आ ही चुके हैं। तो उसको लेकर क्या कुछ आपकी झोली में है बताने के लिए? हमारी झोली में देखिए, कोरोना काल से शुरुआत से देखिए, तो अगर किसी ने काम किया तो एनडीए की सरकार ने। हम्म। बिहार में भी सारे काम नीतीश कुमार ने, सारे लोगों को, जितने भी हमारी सरकार मिलके काम किए, एनडीए की सरकार। जी। और हमारे यहाँ राशन आज भी मिल रहा है, नवंबर तक मिलेगा। सारे खाते में 1-1 हजार रुपए गए हैं। नल जल योजना है, उज्ज्वला योजना है, आपके स्वास्थ्य के लिए सारी योजनाएं हैं, उसको बढ़ा के 7.5 लाख कर दिया गया है। बिल्कुल। जल और जीवन हरियाली है। आज भी ये आरोप एक सीट से आया है कि दबाव बनाया जा रहा था महिलाओं पर बीजेपी को वोट डालने के लिए। इस तरह की छिटपुट नहीं नहीं, घटनाएं भी ऐसी सामने कोई आई है बात कि नहीं। दबाव डाला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को हर कोई पसंद करता है, प्रधानमंत्री को हर कोई पसंद करते हैं, और हम लोग को उनका हाथ मजबूत करना है। राष्ट्रहित में वोट दे रहे हैं, कोई डराया धमकाया नहीं जा रहा है। महागठबंधन की रैलियों में या जनसभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, क्या वो एनडीए के लिए चिंता का विषय है? ऐसा नहीं है कि उनकी रैलियों में भीड़ नहीं उमड़ रही है या जनता उन्हें सपोर्ट उनके नहीं कर रही है? आप और तमाम आप जो अगर अगर आप हम शुरुआती रुझान कह लें या फिर जनता का मन जानने की कोशिश करें तो सिर्फ एनडीए की लहर इस बार नजर नहीं आ रही है। आज कुछ वीडियो हमने भी देखा है, आरजेडी के रैली में कुछ लोग गए हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप तेजस्वी को सुनने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बगल में रहता हूँ, उनका बकवास सुनने आया हूँ। तो पैसे पे भीड़ लगा रहे हैं। ऐसे तो नीतीश कुमार की रैली में भी लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे थे। अगर इस तरह की घटनाओं को हम बात तो वो करें तो नीतीश कुमार की ही रैली में, जनसभा में नारे लगाए गए थे लालू यादव जिंदाबाद। उसके बाद नीतीश काफी गुस्सा भी हुए थे, उन्होंने कहा था कि वोट नहीं देना है तो मत दीजिए। वो आरजेडी के कुछ लोग, देखिए हर जगह लोग अपने अपने सेटिंग करके घुस जाते हैं। तो वो आरजेडी के लोग थे, पैसे पे आए थे, नारा लगाए। ठीक है। एआईसीसी से इंतखाब आलम जी भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगीता जी, सीधा उन्हीं का रुख भी कर लेते हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। इंतखाब आलम जी, पहले चरण के लिए आज मतदान पूरा हुआ है। सबसे पहले तो इस पर ही आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, कितना जोश महागठबंधन में भी है? देखिए, मैं तो जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोरोना काल में नीतीश जी की हरदर्मी थी कि उसके बाद भी चुनाव उन्होंने कराया। लेकिन जी। सच्चाई ये है कि लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी और कोरोना काल में मतों का सही इस्तेमाल किया। और हम समझते हैं कि पहले चरण में महागठबंधन को काफी बढ़त है, और यही ट्रेंड अगर रहा तो सरकार बनाने में मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। और आज एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी पर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि इस पार्टी ने सिर्फ अपने परिवार के ही बारे में सोचा और अपने परिवार का ही उत्थान चाहा। देखिए, ये तो अब उनके पास कहने सुनने के लिए कुछ नहीं है। लालू यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, रहेंगे। उनके जैसा नेता देश में पैदा होना मुश्किल है। सच्चाई है कि मैं कांग्रेस साइड से बात को इसलिए मजबूती से रख रहा हूँ कि मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। और नीतीश जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, ये दोनों अब लालू जी के परिवार को ही मुख्य मुद्दा बना दिए हैं इस चुनाव को देखते हुए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि डर रही है एनडीए? नहीं, सच्चाई ये है कि वो डर गए हैं, और ये भी सच्चाई है कि उनको पता है कि सरकार में हम तो पूरा आ नहीं रहे हैं और ना शामिल हो रहे हैं। इसीलिए इन बातों का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि भाई वो लगातार बेटी पैदा कर रहे हैं और लगातार जो है बेटी पर बेटी पैदा करते रहे। देखिए, कितनी अशोभनीय बात रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम ऐसी उम्मीद उनसे नहीं रख सकते थे। मैं उनको समझते हैं, साफ सुथरी छवि रही है, अच्छा चेहरा रहा है, लेकिन राजनीति के गलियारे में परिवारवाद के साथ साथ व्यक्तिगत लांछन आरोप लगाना ये गैर मुनासिब है। और यही कारण है कि ये झिल्लाहट है और ये गुस्से में है, और गुस्से में लगातार बातें जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि वो उनके साथ भी नुकसान हो रहा है। बातों से, गोली और बात से ये बहुत फर्क होता है। आदमी को एक बार गोली लग जाती है तो मर जाता है, लेकिन जिसकी बात से अगर कोई तकलीफ होती है तो जिंदगी भर उसका एहसास रहता है।
और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी भी इन बातों को लगातार परिवारवाद के रूप में और लालू जी के परिवार के इसमें कहे हैं, जो अशोभनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ठीक है संगीता जी, एलजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है इन चुनावों में, और जिस तरह से एलजेपी लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम दिखाती रही है, और जो दावे हमेशा से किए जाते रहे एलजेपी की तरफ से कि चुनाव के नतीजे आने दीजिए, सरकार तो हम ही मिलकर बनाएंगे, कहाँ स्टैंड कर रही है आपकी नजर में एलजेपी? एलजेपी देखिए, वो अपने तरीके से वो अपना स्टैंड प्रस्तुत कर रही है। उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके प्रति वो श्रद्धा रख रहे हैं। मैं एक सवाल सिर्फ आपको पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि आरजेडी लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं, तो फिर वो अपनी घर की बहू के लिए क्यों नहीं सोचते हैं? आप व्यक्तिगत हमला किस प्रकार कर सकती हैं? वो उनके घर का मसला है। नहीं, घर का मसला जब रोड पे आ जाए तो वो देश का मसला हो जाता है। नहीं, देश का मसला कैसे हो गया? किसी के परिवार में अगर लड़ाई चल रही है तो वो देश का मसला कैसे हो गया? आप इसे देश के मुद्दे से कैसे जोड़कर देख सकती हैं? जब वो घर की बात बाहर रोड पे आ जाए, घर की बात घर की अगर बाहर आ चारदीवारी जाए, में रहे तो पड़ोसियों में ठीक है। चली जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देश का मुद्दा हो गया। ये तो बस आप उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसको देश के मसले से जोड़कर आप कैसे देख सकते हैं? क्यों नहीं? महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, तो घर की महिला को जब सम्मान नहीं करेंगे तो वो देश की महिला का क्या फिर सम्मान करेंगे? जब आपके प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तब फिर भारतीय जनता पार्टी को इतना बुरा क्यों लगता है? नहीं, हमारे प्रधानमंत्री पे आप सवाल करिए, हमें बुरा नहीं लगता है। कितनी बार सवाल उठाएगा, और आपके ही प्रवक्ता और नेता फिर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ये तो अशोभनीय है। कैसे आप उनकी निजी जिंदगी के बारे में सवाल उठा सकते हैं? कैसे आप उनकी पत्नी के बारे में कुछ कह सकते हैं? तब क्यों भारतीय जनता पार्टी को इतना बुरा लगता है? अगर आप इन चुनावों में बात कर रही हैं लालू प्रसाद यादव की बहू के बारे में, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक निजी जिंदगी रही है। ठीक है, प्रधानमंत्री की निजी जिंदगी रही, उन्होंने निजी जिंदगी में अपनी पत्नियों के साथ वो व्यवहार नहीं किया। पत्नियों नहीं मैडम, उनकी एक ही पत्नी है, उनकी एक ही पत्नी है, पत्नियों नहीं है उनकी। पहले तो आप ये भी देखिए, आप खुद अपने प्रधानमंत्री के लिए क्या कह रही हैं। नहीं नहीं, उनकी जो पत्नी है उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाया कि मेरे पति ने मेरे साथ कुछ गलत दुर्व्यवहार किया। इनका और इनसे कोई तुलना ही नहीं है। इंतखाब आलम जी चाहते हैं आपके माध्यम से पल्लवी जी देशवासियों को कि आज हालात ऐसे हो गए हैं कि उनके पास कहीं कोई जवाब नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार है जरूर, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जनता के बीच में खरी उतरे। हम देख रहे हैं लगातार लॉकडाउन में जो हरास हुआ है, जो गुस्सा है, वो गुस्सा बैलेट पेपर पे और उसमें तो ईवीएम के मशीन पर ही टूट रहा है। और उसके लिए नीतीश जी घबरा गए हैं, नरेंद्र मोदी जी घबरा गए हैं। कभी नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ नीतीश जी का चेहरा नहीं लगता, उनकी फोटो हटा दी जाती। कभी सच्चाई ये है, कभी रामविलास पासवान जी को लेटर भेज दिया जाता, उनके बच्चे को लेटर भेज दिया जाता है जेडीयू के साइड से। ये तमाम चीज कहीं ना कहीं ये लोग घिरा रहे हैं, और पब्लिक जो है इस बात को समझ रही है कि 15 साल हमको ठगने का काम किया है, और हमको वही राज चाहिए जिसमें सुख शांति थी, समृद्धि थी, लोगों का विकास था और लोग काम कर रहे थे। इसलिए उस राज को लोग लौटाना चाहते हैं। अब ऐसा है कि राजनीतिक परिवार में कहीं न कहीं कोई बातें होती रहती हैं, और कुछ गलतियां हमसे भी हुई है जिसका हम सुधार करेंगे। लेकिन अभी जो है हालात ऐसे हैं कि देश बिहार में बदलाव है और बिहार बदलना चाहता है, इसीलिए। बिल्कुल, बिहार में बदलाव की लहर आएगी या नहीं, ये तो खैर आज भी काफ़ी कुछ किस्मत का फैसला तय हो ही गया है कि किस तरह से क्या कुछ जनता बिहार की चाहती है। आप दोनों लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। बिहार चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो 16 जिलों पर जितनी भी विधानसभा सीटें थी उन पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। इस मसले पर चर्चा लगातार यूं ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। बढ़िया शासन के बावादा, खुश है पहले से सब ज्यादा, सबके जीवन में समृद्धि बनल, व्यवहार सीधा सादा, ठान ले बिहारी बदली अब बोले बिहार महागठबंधन सरकार, बोले बिहार महागठबंधन सरकार। कांग्रेस महागठबंधन को वोट दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। इस आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आ गया है। नई दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, सार्वजनिक निजी सहयोग से आरोग्य सेतु ऐप तैयार किया गया। ये बड़ी जानकारी समय मिल रही है। सरकार ने ये बात कही है कि ऐप को 21 दिनों के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया। महामारी को रोकने में मदद करने में इसकी काफी भूमिका भी रही है। नई दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया है और ये कहा गया है कि सार्वजनिक निजी सहयोग से आरोग्य सेतु ऐप तैयार किया गया। सरकार ने कहा ऐप को 21 दिनों के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है। महामारी को रोकने में मदद करने में इसकी काफी भूमिका रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोग्य सेतु ऐप को लेकर घिर रही सरकार का स्पष्टीकरण अब सामने आया है। सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक और निजी सहयोग से आरोग्य सेतु ऐप को तैयार किया गया है। ऐप को 21 दिनों के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया। तो आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया है। नई दिल्ली से ये बड़ी खबर, सार्वजनिक निजी सहयोग से आरोग्य सेतु ऐप को तैयार किया गया और ये जानकारी भी दी जा गई है कि ऐप को 21 दिनों के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है। और चलिए चर्चा का रुख कर लेते हैं। बिहार चुनाव को लेकर हम बात कर रहे थे। 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर आज पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। जो पहली बार वोट करने आए थे उन वोटर्स में खासा उत्साह देखने को मिला है और इसके इतर आज रैलियां भी होती रही। दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का जोर पूरे दिन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज मैदान में नजर आए और जमकर दहाड़े राहुल गांधी। तमाम निशाने उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधे और इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात यहां पर यह भी कही कि रोजगार के मुद्दे पर कभी भी प्रधानमंत्री बात नहीं करते हैं। सीधा रुख कर लेते हैं हमारे दोनों मेहमानों का। संगीता जी, रोजगार के मुद्दे पर पीएम की तरफ से क्यों कभी कोई बातचीत नहीं की जाती? आज आप अगर देखी होंगी आज के चुनाव रैली पटना में जी, उन्होंने कहा है कि बिहार में आईटी हब बनने जा रहा है। ये मैंने देखा। आगे तो जब आईटी हब बनेंगे तो रोजगार भी मिलेंगे।
जी, आत्मनिर्भर बिहार थोड़ा के देर तहत नहीं हो बहुत गई से उनको लोगों को ये छोटी-छोटी थोड़ी रोजगार थोड़ी मिल रही देर है। नहीं हो गई उनको ये घोषणा करने में या ये बात कहने में? क्योंकि हमने पहले चरण के प्रचार तक तो उनकी तमाम जनसभाओं को सुना था, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे कि उज्ज्वला हमने दे दिया, राम मंदिर हमने बना दिया, हमने पाकिस्तान के ये साथ कर दिया, हमने चीन के साथ ये कर दिया, हमने धारा 370 हटा दी। इसके आगे कोई नेता बढ़ ही नहीं पा रहा था। बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक के भाषण हम देखें तो मुख्य बातें घूम फिर के यहीं आ जा रही थी। ऐसा नहीं है, कोरोना काल अचानक से आ गया है। सारा देश नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये महामारी चल रहा है, हर जगह ये है। हमारे यहाँ पर्सनल त्रासदी नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ बहुत काम हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार के तहत बहुत सी योजनाएं हैं। इन योजनाओं का धरातल पर असर कैसे दिखेगा? लंबे चौड़े वित्त मंत्री ने घोषणाएं की थी और वो जो बजट रिलीज किया गया था उस बजट में से कितना बिहार को मिला इसकी कोई जानकारी नहीं है, कितना उस बजट ने सहयोग किया इसकी कोई जानकारी नहीं है। और आज का वोटर समझ रहा है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव जीता जा सकता है, बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए विकास की बात तो करनी पड़ेगी। और पहले चरण का मतदान जब खत्म हो गया तब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि IT हब बनने जा रहा है और ये होगा और वो होगा। इंतखाब आलम जी, आप बात कर रहे थे कि अब EVM में कैद हो गई है किस्मत। इसके अलावा आप देखिएगा कि बिहार में बदलाव की लहर आएगी। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि अगर सीटें आपके हाथ से निकल गई तो ये तो नहीं कहिएगा कि EVM खराब था या EVM हैक कर दिया था? नहीं, ईवीएम खराब है इसकी बात नहीं है। लोग जो खराब करने वाले हैं वो भी मेरे साथ घुस गए हैं। सच्चाई ये है कि बदलाव पूरी जनता चाह रही है। जी, और जहां तक बात ये उठता है रोजगार का, सच्चाई है कि 5 साल सरकार में शामिल रहा, ये लफाजी के अलावा और कुछ नहीं किए। हम बिहार का स्पेशल राज्य का दर्जा की मांग लगातार मुख्यमंत्री करते रहे, लेकिन उन मामले को लेकर नहीं मनवा सके। और बिल्कुल। जहां तक प्रश्न उठता है लोगों के साथ इनका मोहब्बत है ही नहीं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुद स्वयं की राजनीति करना चाहती है और मुद्दे से भटका करके ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। कभी ये विकास के नाम पर या कभी ये आप रोजगार के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर और शिक्षा के नाम पर राजनीति नहीं की। ये हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति की और ध्रुवीकरण की राजनीति में ही हमेशा सफल होते रहे। अब इनके पास कहीं कुछ मुद्दा बचता नहीं है, इसलिए फिर ये घुमा फिरा के ये कह रहे हैं कि हम ये पैकेज है वो पैकेज। मूल रूप से इन्होंने बिहार को स्पेशल पैकेज देने की जो बात कही थी, 1 लाख करोड़ रुपया इनको पैकेज देने की बात कही, 1,25,000 या 1,20,000 करोड़, इतना ना ये पैकेज कह दिए कि आदमी भुला जाता है कितना दिया और कितना लिया और कितना देंगे और कितना चाहिए। इसलिए ये लफाजी बना करके अब इनका मोटिव है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, भारत एक बहुत विशाल देश है और हम सम्मान करते हैं उस पद को, लेकिन अब इनकी सोच एक दूसरे तरफ टर्न कर रही है। रोजगार और ये सब का मामला दे करके कि जिस तरह से अपनी छवि को बनाना चाहते हैं राष्ट्र के पैमाने पर, ये कहीं रविंद्रनाथ टैगोर बनने के लिए बंगाल जाना की तैयारी हो रही है। तो वो मुद्दा कहाँ है जिस मुद्दे पर आधारित आप पहला चुनाव जीते थे, दूसरा चुनाव आपने जीता है? वो सरकारी नौकरियां कहाँ हैं, वो रोजगार कहाँ है, वो कल कारखाने कहाँ हैं? आज पिलान जो लोग मजदूर आए हैं, जिस दर्द से, जिस पीड़ा से, पल्लवी जी, जिस तरह से लोग दर्द और महसूस करके पैदल चल के आए हैं, उनके मन में न कोई जात है न कोई धर्म है। वो सिर्फ चाहते हैं कि ये सरकार, जिस तरह नीतीश कुमार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमको बिहार में घुसने नहीं देंगे, हमारे ही शहर में, हमारे ही राज्य में, हमारे ही मोहल्ले में आने नहीं देंगे, इसलिए उसका बदला पहले चरण में लिया है और दूसरे चरण में भी ऐसा ही होगा, तीसरे चरण में भी ऐसा ही होगा। मंत्र दिया है प्रधानमंत्री ने, पैसा हजम परियोजना खत्म, क्या कहेंगे इस पर? भ्रष्टाचार पर वार कर रहे हैं PM। हेलो, आवाज पहुंच रही है इंतखाब आलम जी आप तक? कह रही हूं कि प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया आज अपनी रैली के दौरान कि पैसा हजम परियोजना खत्म। पूर्ववर्ती RJD सरकार पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पैसा खा के बोल देते हैं कि परियोजना खत्म हो गई। बस इनकी राजनीति यही है कि पुराने कब्र को खूंद करके हड्डियां चूनने वाली बात जो है, हमारे पास सामने जो योजनाएं हैं उन पर कहीं कोई ध्यान इनका नहीं है। और उस योजनाओं पर ध्यान देने की बात अगर रहती है तो जिस तरह से भी सरकार अगर आज काम करती तो सरकार की उदासीनता इतना नहीं रहती कि हेलीकॉप्टर से नीतीश जी उतर रहे हैं, आलोक जिंदाबाद का नारा, मुर्दाबाद का नारा, इस तरह से बातें नहीं होती। भारत की और बिहार की जनता इस मामले में बहुत स्वाभिमानी है कि आपको अर्थ भी देती है और फर्श भी देती है। इसलिए आज
फर्श दिया गया था, अब इनको फर्श पर लाके लेटा देगा। इसलिए बिहार जो है बिल्कुल बदलाव के मूड में है और बदल रहा है बिहार, और सरकार बदलेगी। ठीक है संगीता जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग नीतीश कुमार कई बार उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका ये सपना साकार नहीं हो पाया। इस बार के चुनाव में ये मुद्दा इतना गौण क्यों रहा? एक बार भी नीतीश कुमार ने इस मसले को लेकर कोई शब्द नहीं निकाला अपने मुंह से। अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कोरोना काल। पहले कोरोना काल से हम लोग निपट ले, पूरा देश इससे ग्रसित है, बहुत बड़ा महामारी है, सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। उसमें हमारे प्रधानमंत्री ने इतना बढ़िया तरीके से काम किया है, पहले उसको हम लोग देख ले, फिर विशेष राज्य की दर्जा की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि चुनाव परिणाम आने का इंतजार किया जाएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। रैलियां भी आज रही, दोनों तरफ से ही जमकर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी आज पूरे दिन छाए रहे। राहुल गांधी की दहाड़ आज साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। तमाम मसलों को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी भी पूर्ववर्ती आरजेडी और महागठबंधन की सरकारों को लेकर तमाम बातें बोलते हुए आज नजर आए। अब देखने वाली बात यह रहेगी, क्या वाकई में बिहार की जो जनता है वो बदलाव चाहती है? क्या बिहार में बदलाव की बयार है? तमाम जो सवाल हैं वो लगातार बरकरार हैं। 10 नवंबर को जो है रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि वाकई में बिहार की जनता का मूड कैसा रहा। और राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला।